नमस्कार, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। इसके पहले का जो लेक्चर है उनमें हमने कुल 100 प्रश्नों पर चर्चा की है। जो शेष हमारे प्रश्न बचते हैं उन पर आज हम अपनी पूरी चर्चा कर लेंगे। उसके साथ ही जो आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 2019 का जो प्रश्न पत्र है उस पर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम दो क्वेश्चन पेपर 2020 का है। जो आपने 4-5 लेक्चर पीछे के देखे, इसके बाद इस लेक्चर से आप क्या सीख लेते हैं, आप क्या सीखे, इस पर भी एक मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप आगामी आपकी जो परीक्षा है उसके लिए आप एक बेहतर रणनीति बना सकें। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जिन प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं इस लेक्चर में, वे सभी प्रश्न आपकी इकोनॉमी से संबंधित हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, साथ वो नगरीकरण और जनसंख्या से संबंधित हैं, नगरीकरण एवं जनसंख्या, उत्तर प्रदेश विशेष उससे संबंधित हैं, यूपी स्पेशल, और जो नेशनल इंटरनेशनल जो घटनाक्रम रहे हैं उनसे संबंधित है। इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी संख्या मैंने आपको कल भी बताई थी, वो 16 है। और नगरीकरण एवं जनसंख्या से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या सिर्फ 1 है। और यूपी स्पेशल से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, और नेशनल इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है उससे कुल 28 प्रश्न पूछे गए हैं। बट आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी से जो मैं कह रहा हूँ 16 प्रश्न पूछे गए हैं, इसका ये मतलब समझ लीजिएगा, जो आप बेसिक बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए आप एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न 16 के 16 पूछे जा रहे हैं वहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं। आप ये याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, जो 16 प्रश्न हैं इनमें से कई प्रश्न जो हैं वे सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित हैं। ठीक है। तो सभी के सभी जो तुम्हारे प्रश्न हैं, ये जो 16 प्रश्न हैं, ये आपकी बेसिक जो बुकें हैं जिनको आप पढ़ते हैं उनसे नहीं आ रहे हैं। आप न्यूज़ में बने रहते हैं तो उसमें जो योजनाएं सरकार इकोनॉमी से संबंधित जो भी योजनाएं स्कीम हैं वहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम अब अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। ऐसे में क्या होता है कि अटल इनोवेशन मिशन, इसका नाम ही सुनने के बाद लगता है बस कुछ नहीं, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ही होगा। कई लोग इसको टिक करके आते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अटल इनोवेशन जो मिशन है, ये देश में नवाचार और उद्यमिता की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और यह जिस विभाग से संबंधित है वह है नीति आयोग, या नीति आयोग की क्या है, पहल है। ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। और ख़ास बात तो यह है, मैंने आपको बताया भी है कि यूपीएससी हिंदी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है कम समय में आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, और इन कुछ विशेषताओं के साथ आप देख सकते हैं, और इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। समन्वित बाल विकास योजना, ये समझिए जो बच्चों के बाल विकास की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। बाल विकास परियोजना। अब आप ये समझिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है आप कॉमन सेंस से भी दे सकते थे। पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। इसमें जो सम्मिलित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो परिवार नियोजन होगा। आप ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन जो है इससे सम्मिलित नहीं है। बच्चों के पोषण, उनके बाल विकास के लिए पोषण आवश्यक है, उनका टीकाकरण आवश्यक है, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे जो होते हैं उनका बीसीजी का एक टीका लगता है, डीपीटी के 3 टीके लगते हैं, खसरे के भी टीके लगते हैं, पोलियो की खुराक कुछ दी जाती है। तो ये सभी चीज़ें टीकाकरण में आ जाता है। तो बच्चों के जो विकास के लिए पोषण और टीकाकरण ये दोनों सम्मिलित होंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी सम्मिलित होगी। जो नहीं होगा वो क्या है, आपका विकल्प डी। ठीक है। ओके। तो हमारा जो यहाँ विकल्प सही होना चाहिए वो डी होगा, मतलब कि जो सम्मिलित नहीं है वह परिवार नियोजन है। ठीक है। इसका जो उत्तर था वो आप कॉमन सेंस से भी दे सकते थे। प्रश्न इतना टफ नहीं था। आपने यदि सिलेबस को ठीक से पढ़ा है तो आप थोड़ा भी सोचेंगे इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है।
अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। तो ये है रॉबर्ट ई पार्क, जिन्होंने सीमांत व्यक्ति की संकल्पना की थी। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए नहीं है, सीधा मैं बता रहा हूँ जो यहाँ विकल्प होना चाहिए वो हमारा ए सही होगा। देखिए, जो ये प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी ग्रहण, जो मैंने अभी अलग समिति इसी वीडियो में बताया था कि ये गरीबी मापने का भी एक क्या किया गया था, कैलोरी को आधार बनाया गया था। तब भी इसके बावजूद जो यहाँ पर आयोग ने विकल्प सही माना है वो बी माना है। इसके बावजूद इस पर अभी मैं बाद में डिस्कशन करूँगा, कुछ वजह है इसकी। यदि मैं आगे प्रश्नों पर आप डिमांड, मैं ये भी देखना चाहूँगा यहाँ से कि आप क्या वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यदि देख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर 104वां स्किप हुआ है। आप ये बार बार कमेंट आते हैं तो मैं इसका प्रॉपर जो विश्लेषण डिस्कशन होना चाहिए मैं नीचे व्याख्या सहित कमेंट में दे दूंगा, या इसका आगे मैं फिर से क्या कर लूँगा, चर्चा इस पर कर लूँगा। 104वां जो हमारा प्रश्न है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आयोग ने जो सही विकल्प माना है वो बी है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। देखिए, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करती। यह योजना जो परिवार होते हैं, जो परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती, ना कि प्रति व्यक्ति। यहाँ क्या होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, ठीक है। इस योजना में होने वाले जो व्यय में केंद्र और राज्यों का जो भागीदारी है वह 60 और 40 के अनुपात में है, ठीक है। ये सही है, हमारा दूसरा सही है। और पूछा भी है कि कौन से सत्य हैं। ये आप जब भी प्रश्न किया करिए, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया करिए, पूछ क्या रहा है, सत्य, ठीक है। तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, बी सही होगा। कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है बताइए कौन सा कथन असत्य है। अब आप असत्य है, ठीक है, इस पर आपने गौर नहीं किया, पता चला कि आपको पता है कि हाँ हाँ ये सही है, और पूछा है असत्य, अब आप 2 पे करके चले आते हैं। उस कंडीशन में क्या करना होता है, फिर आपको विकल्प ए पे टिक करना होता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। कई लोगों के प्रश्न मैंने गलत होते देखा, इसलिए कह रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज भी लगाते होंगे तो इस सब कंडीशन को देखते होंगे, कभी कभी आपकी इन लापरवाहियों से कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, $5 ये डॉलर है, ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। यह भी न्यूज़ में खूब बना रहा। आपके 2020 अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम शायद हुआ था, तो इसके पहले भी ये न्यूज़ में था। तो आपका जो सही विकल्प होना चाहिए यहाँ पे बी होगा, 2024 तक, ठीक है। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा, 2010। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को जो प्रतिबिंबित करने के लिए जो आयाम लिए जाते हैं वो है हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है। तो ये कुछ आयाम हैं जिनके आधार पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा आपका क्या होगा, सी होगा, 2010। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ये भी अच्छा खासा न्यूज़ में उस टाइम पे बना था 2020 में। तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो है वो 5 वित्तीय वर्ष मतलब कि 2020 से 25 के लिए है, ठीक है, की अवधि के लिए है, ये आरंभ किया गया है। और ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए। तो हमारा एक जो कथन ए है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा, NIP का उद्देश्य मतलब कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है, ठीक है, ये सही है। साथ ही साथ जो क्या करना है कि जो बुनियादी संरचना है मूल उनको क्या करना है, मजबूत बनाना है, ताकि निवेश भी आकर्षित हो सकें। देखिए, निवेश वहीं आकर्षित होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि आधारभूत संरचना ठीक हो, सरकार का जो रवैया है जो क्या हो वो उस पर लोग
जो निवेशक होते हैं उन पर कंट्रोल कम से कम हो। इन सभी चीज़ों जब आप उनके अनुकूल व्यवस्थाएं देंगे तो आपके यहाँ निवेश आएगा। तो ये निवेश को भी आकर्षित करने का एक कह सकते हैं कि इस पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी, एनआईपी की शुरुआत की गई थी। यह 2024 तक जो $5 ट्रिलियन बनने का जो सपना है भारत का, उसको भी साकार करने में कहीं ना कहीं सक्षम है। तो हमारा जो कारण आर है ये तो सही है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो क्या होगा, ए आर दोनों सही है, गलत हो जाता है। ए क्या है, गलत है ना, ए क्या है, गलत है। ए आर दोनों, फिर ये गलत हो गया। ए सही है, नहीं भैया ए सही नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, हमारा जो सही होगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष है। अब योजना भी जो फेमस रही हैं उन्हीं का नाम दिया गया है। अब आप ये सोचें कि अरे बाप रे 2014, 17, 18, 15 इन सभी योजनाओं की चर्चा यहाँ पर नाम दे दिया है, मतलब इतना पीछे पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं भैया, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा। इकोनॉमी में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपको इन योजनाओं के नाम तो लिखने ही पड़ते हैं। तो आपने मेन मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में कर ही रहे होंगे, तो इन सभी योजनाओं को कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा। तो स्वच्छ भारत अभियान सीधी ही सी बात है, ये 2014 से है, जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि 2019 तक खुले में शौच मुक्त एवं स्वच्छ भारत बनाना। ठीक है, साथ ही साथ हम पीएम जन आरोग्य अभियान की बात करें तो यह 2018 से संबंधित है ना, 2018 से ही संबंधित है। ठीक है, ये भी क्या है, जो परिवार हैं उनको क्या करता है, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस इस अभियान के माध्यम से मिलता है। एक मिनट, ठीक है। अब इसके बाद जो पीएम वय वंदन योजना है वो 2017 से है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है 2015 नहीं होना चाहिए था, 2016 होना चाहिए था, इसका जो डेट होनी चाहिए थी, वर्ष होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब चलते हैं अपने कूट पे। हमें पता था कि डी का ये तो फेमस योजना है, अभियान है। तो जो अभी अभी समझ लीजिए 2021 में ही शायद स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत अभियान अर्बन 2.0 की शुरुआत हुई है। तो फिर से आप ये ध्यान में रखिएगा, कहीं से फिर से कहीं इधर उधर से प्रश्न बन जाए तो आप ये बोलें कि अरे ये क्या हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो शहरी है 2.0, उसकी शुरुआत 2021 में हुई है। अब डी का जो होना चाहिए 4, देखिए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, एक यहाँ पे दिया गया, जो आपका ये होगा सी और डी गलत होगा। फिर पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, ए का दूसरा देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ एक है, दो यहाँ पर हैं, लेकिन पहले ही इसको हमने कट कर दिया है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर, विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? देखिए दीर्घकालिक जो नीतियाँ होती हैं उनका अन्वेषण करता है। आप इसको भी कॉमन सेंस से उत्तर दिया जा सकता था। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय ये सब काम नहीं करेगा, गृह मंत्रालय भी ये नहीं करेगा, मंत्रिमंडल सचिवालय भी नहीं करेगा, करेगा तो नीति आयोग ही करेगा। आप ये आपको थोड़ा देखना था, इसको भी उत्तर को जो है कॉमन सेंस से इसका उत्तर भी दिया जा सकता था। तो दीर्घकालिक नीतियों का जो अन्वेषण करता है वो कौन क्या है, नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, ट्रिबल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। विश्व आर्थिक मंच क्या करता है कि ट्रिबल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक को जारी करता है, साथ साथ जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक होती है उसको भी जारी करता है, और वैश्विक सूचना जो प्रौद्योगिकी रिपोर्ट है उसको भी क्या करता है, वैश्विक आर्थिक मंच ही जारी करता है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ आपसे मेरा प्रश्न है कि मेरा आपसे प्रश्न है कि ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, आपको कमेंट में बताना है। आपसे मेरा ये प्रश्न है, ठीक है। यदि आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। इसका आप उत्तर कमेंट में दीजिए। और कोई लाइव चैट इसको देख रहा होगा तो आप उसके बाद कमेंट उसके बाद दीजिएगा, ठीक है। लाइव चैट में मत दीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्य योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 में है। और ख़ास बात तो ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनः पूंजीकरण की जो बात हो रही थी अभी 2020 में हो रही थी, न्यूज़ में था। 1340 करोड़ कुछ रुपए ऐसे के आसपास की कुछ चर्चा हुई थी, मुझे भी बराबर ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये एक तरह से न्यूज़ में था, मैं कहने का मतलब ये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्य योजना, ये भी न्यूज़ में था। जब से कोविड आया है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1998 में हुई थी। देखिए, आप जब भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो न्यूज़ में जो चीज़ें हों, उस योजना की शुरुआत कब हो रही उस पर आप ध्यान दीजिए। आयोग क्या कर रहा है, आप अभी पीछे क्या देख रहे हैं कि कोई भी योजना है उसकी शुरुआत किस वर्ष हो रही है, उस पर उसका ज़्यादा फोकस है। यहाँ पर देख लीजिए, नाबार्ड की स्थापना हुई। फिर आप देख लीजिए, एक मिनट में दिखाई देता हूँ। ये देखिए, जितने भी अभियान हैं उनका प्रारंभ वर्ष पूछ रहे हैं, तो आप इस चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रश्न का जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो पूछने की तरीका क्या, आयोग क्या हो, उसको पकड़िए ना। यहाँ पर जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप क्या करिए कि सुन लीजिए, सुनिए मत। आप अपनी इंद्रियों को क्या करिए, एक्टिव रखिए, खुद से सोचिए कुछ है। बाद में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमने क्या सीखा, वो मेरा उद्देश्य यही है कि कई लोग होंगे जो प्रश्न लेक्चर को देखने के दौरान सोते भी होंगे, बस ये देखना होंगे कौन सा सही है कौन सा है, या ठीक है, सोते सोते देखते होंगे कि ठीक ठीक है ये रणनीति बता रहे मुझे मालूम है। अरे भाई साहब, रणनीति के अलावा आप ये भी सोचिए ना कि ये प्रश्न बन कहाँ कैसे रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, पूछ क्या रहा है, ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा देखिए। तो किसान क्रेडिट कार्य योजना न्यूज़ में थी। इसने क्या किया, वो और कुछ ना पूछकर सिर्फ ये पूछ लिया, बताइए भैया कब से शुरू हुई, हमें ये जानना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है, ये न्यूज़ में है। ठीक है, हम ये और सब नहीं पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कब इसकी स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये तो न्यूज़ में हमेशा ही रहता है। इसका जो है वर्ष 1982 है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज जो कार्यक्रम है वह 1992 है। अब देखते हैं सही जो हमारा कालक्रमानुसार जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले 4 होना चाहिए, 4। फिर इसके बाद कौन सा 1975 के बाद क्या है, हमें तो मालूम है, ठीक है। हम क्या हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1975 के बाद 82, 4 के बाद 1, फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा। मतलब जो कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, 4 1 2 3 के फॉर्मेट में आपके नीचे कूट दिए गए होंगे, ठीक है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमें सिर्फ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में ही मालूम था। इसका मतलब हमें सिर्फ ये मालूम था कि 4 पहले आता, फिर इसके बाद 3 आता। लेकिन चलिए मान लीजिए नाबार्ड भी सबको थोड़ा ये न्यूज़ में ज़्यादा ही रहता है, तो मान लेते हैं कि इसको भी आपको मालूम था कि इसका वर्ष भी। तो एक मिनट, 4, ठीक है, 4 के बाद हम 1 ले लेते हैं, फिर 3 लेते हैं। मतलब जो क्रम होना चाहिए, यदि दिए कूट में किसी भी कूट में 1 के पहले 3 होगा या 4 के पहले 3 या 1 ऐसे कुछ होंगे, तो आपको उस कूट को गलत मान लेना है। 4 1 3 का जो 4 1 3, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 के बाद 1 है, तो आप क्या कर सकते थे, इस विकल्प को गलत कर सकते थे। फिर इसके बाद देखिए क्या है, फिर यहाँ पर भी 3 पहले है 1 से, ये भी गलत कर सकते थे। यहाँ पर भी वही है, तो आप तो वैसे ही सही कर सकते थे। तो मतलब 2 3 के बारे में भी आपको मालूम है, तो आप उत्तर को ठीक कर ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, हाँ की थी।
और साथ ही साथ जो कौशल भारत अभियान की शुरुआत करने का जो उनका उद्देश्य था, जो भारत के युवा हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देना, ताकि वे उस योग्य बन सकें, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ की रोजगार के लिए क्या हो सकें, तैयार हो सकें। उनका प्रशिक्षण देने के साथ साथ ही साथ वो खुद से सोच सकें कि उनको क्या करना चाहिए, ताकि उनका जो जीवन है, बेरोजगारी की जो उनकी स्थिति है वो दूर हो। ठीक है, तो ये जो है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। बिल्कुल गलत है, जो हमारा सही होना चाहिए वो क्या है, सिर्फ एक है। और प्रश्न क्या है, सही पूछा है, तो यहाँ पर जो कूट होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है, अब जनसंख्या और नगरीकरण के प्रश्न शुरू हो रहे हैं और इसके सिर्फ एक ही प्रश्न है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए, वो इसका जो विकल्प सही होना चाहिए वो सी होगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर बहुत कम आए हैं और इस वर्ष 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ एक ही प्रश्न आया हुआ है और जो सही विकल्प इसका होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न शुरू होते हैं आपके यूपी स्पेशल से। ठीक है, जिसको आपको ज़्यादा ही चिंता रहती है, अरे इसके लिए क्या पढ़े हैं, ये उत्तर प्रदेश विशेष कई जो यूपीएससी की फील्ड में हैं, जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि भाई ये उत्तर प्रदेश विशेष उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, यूपी मतलब का जो भी है, हाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे कि 8 ही प्रश्न इससे आए हैं और आप क्या यहाँ पर रणनीति रखते कि इन प्रश्नों को सही कर सकते थे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। ठीक है, देखिए 2015 में शुरू की गई यह योजना है और इसमें 100 शहरों को लक्ष्य रखा गया है स्मार्ट सिटी बनाने का, जिनमें से उत्तर प्रदेश के 10 क्या हैं शहर शामिल हैं। अब अच्छा हुआ कि यहाँ पे ज़िले का नाम नहीं दिया, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ज़िले का नाम आ जाता है तब होता है अरे अब क्या होगा। देखिए ज़िलों का भी नाम आ जाए तो आप उसके लिए क्या करें, कभी भी ऐसे जो होते हैं शहर, ज़िला, राज्य, इन सभी को आप मैप के आधार पर ही समझने की कोशिश क्या करें। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया है कि 10 सिटी वो कौन से हैं, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, फिर लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और प्रयागराज है, वाराणसी है। आप ध्यान दीजिए जो 5 शहर हैं वे जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहाँ के हैं। लखनऊ जो है वो जो उत्तर प्रदेश का मध्य जो क्षेत्र है वहाँ से है। और यहाँ पर ये देखिए जो हैं ये दक्षिण और क्या है, कुछ दक्षिण और पश्चिम में है, तो कुछ क्या है इस साइड हैं पूरब की तरफ। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को दिशाओं के आधार पर इन शहरों के नाम अपने माइंड में कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैप को डेली देखना होगा। ऐसा आप करते हैं, अब मैं यही नहीं, आप कोई भी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात हो, राज्यों की बात हो, तुरंत आप अपना मैप उठा लीजिए। उससे क्या होता है कि चीज़ें लंबे टाइम तक भाई साहब स्टोर हो जाती हैं। ये एक प्रयोग आप करके देखिए, इसका फ़ायदा आपको दिखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारत की जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बन गए। तो यहाँ पर जो सी हमारा क्या है, ये विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित। देखिए एक बात और मैं बता दूं कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं अधिकांश प्रश्न जो हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो जुलाई महीने के हैं। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपके जो प्रश्न करंट अफेयर्स के बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़दीक के महीने होते हैं वहाँ से बन रहे हैं। बहुत 1 डेढ़ 2 साल बहुत लोगों को देखा 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, वहाँ से आना सिर्फ एक है 2 प्रश्न आने हैं, पूरी मेहनत वहाँ पे करते हैं। जो नज़दीक जो है के महीने हैं, एग्ज़ाम के नज़दीक के जो महीने हैं उन पर तो भाई साहब का ध्यान ही नहीं रहता। तो आपको ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम के जो 2-4-5 महीने का जो है उनके करंट अफेयर्स को तो आप तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है, तो प्रयागराज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में
से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो मिर्ज़ापुर है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वो मिर्ज़ापुर में ही स्थापित हुआ है। अब ये सब न्यूज़ में रहा है, अभी ये इस पर क्या डिस्कशन करना। अब दोबारा ये समझिए कि जो उस टाइम पे न्यूज़ में रहे उन सभी को उन्होंने उठा लिया, प्रश्न पूछ लिया। अब यहाँ पर ये विश्लेषण करना कि ये फलाना ये धमाका, तो वहाँ से जब उत्तर ही कुछ बनने का चांसेस नहीं है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को खींचें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक बार यहाँ से आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये तो दावा है मेरा। बाद में जो अंत में मैं वीडियो बनाऊँगा कि हमने क्या सीखा इन पूरे लेक्चर 2020 के प्रश्न पत्र से, तो उसमें हम और भी चीज़ों को जानेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा विस्तार से डिस्कशन नहीं करने वाला है, ना कोई ये क्लास भी चल रही है उस तरह से। आप जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? देखिए जनवरी 2020 में क्या बोलते हैं कि कुल 10 जो आर्द्र भूमि है उनको रामसर साइट में शामिल किया गया था, जिनमें से जो 6 हैं वे कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है। और अब जो आर्द्र भूमियों की जो संख्या हो चुकी है वो रामसर साइट पर, वो कितनी हो गई है? 42। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा की स्वीकृति किया है? देखिए आप कभी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो डेट याद करने बैठ जाते हैं कि 24 जून को ये हुआ था। ये जो आपको डेटें याद करनी वो डेट याद करिए ना। इसके पहले जो मैं वीडियो में बता रहा था, बताइए। अच्छा फिर से ये कमेंट में बताइएगा। 24 अप्रैल, सॉरी यार, चलो ठीक है। आप ये बताइएगा कि पंचायती, चलो मैंने बता ही दिया आपको, अब क्या बोलूँ। जो पंचायती दिवस है कब मनाया जाता है? मैं पिछले वीडियो में बताया 24 अप्रैल। अब आप ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया था? ये कमेंट में बताइए ना। ये इन सभी डेटों को आप याद करिए ना, इन सभी को याद कर रहे हैं आप। ये मत माइंड में रखिए कि जून 2020 में उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा हवाई अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। उस हवाई अड्डे के बारे में आपको कौन सा हवाई अड्डा वो मालूम होना चाहिए। आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो डी होगा। जो बौद्ध संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए ही कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को देखिए। अब अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या। तो यहाँ पर ये समझिए कि जो हृदय योजना, जो ये योजना रही है, इसमें कुल 12 शहरों का चयन किया गया है। कुल 12 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें अजमेर है, अजमेर राजस्थान, अमरावती महाराष्ट्र, वाराणसी, मथुरा, इन सभी ऐसे सभी शहरों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो उसमें आप ये समझिए जो शामिल जो किए गए हैं, एक है और दो भी है, तो कूट दो कैसे कूट दिया गया होगा फिर तो, हाँ ठीक है कूट है। तो इसमें वाराणसी और मथुरा ये दोनों शामिल हैं। तो हमारा जो सही होना चाहिए वो क्या होगा? सही उत्तर चुनना है सी। जो विकल्प होगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? लखनऊ है और क्या? कई लोग नोएडा करके चले आते हैं कन्फ्यूजन के लिए नोएडा डाल देता है। नोएडा थोड़ा विकसित है, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र रहा है, तो कई लोगों में लगता है नहीं भैया नोएडा ही होगा। जो थोड़ा पढ़ते नहीं है करंट अफेयर्स ये सब चीज़ों के लिए, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो आप यह ध्यान रखें, बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो लखनऊ। अब आते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बने हुए हैं, 28 प्रश्न, मामले बहुत हैं। आप ये समझिए कितने ज़्यादा प्रश्न, कम से कम आप समझ लिए प्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर्स पे आप बने रहते हैं तो कम से कम 40 से 40, हाँ 40 तो आराम से प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से बन जाते हैं आपके। 28 प्रश्न यही देख लीजिए, यहीं से सीधे सीधे पूछे गए आपको हर जगह। जुलाई 2020 से इतने प्रश्न हैं कि भैया पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि पेपर सेटर का दिमाग ही यही फिट हो गया था, जुलाई महीने में वो फिदा हो गया था।
27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो अब इसका जो सही आपका होना चाहिए वो है, क्या है इसमें, क्या है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। नहीं भैया, नई दिल्ली तो है ही नहीं। कोलकाता, नोएडा, मुंबई, ये जो सही होना चाहिए वो बी होगा। नई दिल्ली इसमें भी, दिल्ली इसमें भी है, तो ये सब तो गलत ही हो जाएंगे। कोलकाता, नोएडा, मुंबई में किया गया उद्घाटन। और इसका जो रहा कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए तो किया ही है, साथ ही साथ जो डेंगू है, हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ऐसे रोगों का भी यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। तो जो सही विकल्प होना चाहिए वो क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये हुबली है, ठीक है। जिसका उद्देश्य रहा कि रेलवे की जो विभिन्न शाखाओं की जो विरासत है उनको संरक्षित और चित्रित करना, ये सब चीज़ें जो हैं इसका ये उद्देश्य रहा है। तो जो यहाँ पर विकल्प होना चाहिए वो हमारा ए होगा, हुबली। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में, देखिए जुलाई, भैया जुलाई से इनको प्रेम हो गया है। ये क्या था, इसमें भी जुलाई था क्या? नहीं, अगस्त था। देख लिए, अक्टूबर में शायद एग्ज़ाम हुआ था ना इसका। तो आप देखो जुलाई, अगस्त, यहाँ से देखिए जुलाई और अगस्त से कितने प्रश्न बन रहे हैं, आप इसको देखते रहिए, ठीक है। ये भी क्या था? जुलाई था, ठीक है। अगस्त है, जुलाई आ गया। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। तो यहाँ पर जो सही होगा वो सी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्या करेगा? मंगल मिशन, ये क्या, वहाँ पर जाकर के जलवायु का परीक्षण करेगा, जलवायु के बारे में जानेगा। साथ ही साथ ये परीक्षण करने के बाद जो संयुक्त अरब अमीरात है वह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अब इसको भी बनने में क्या होगी, एक तरह से मदद इसको अब मिलेगी, संयुक्त अरब अमीरात को। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? जुलाई 2020 की बात हो रही है। अब आप ये ध्यान दीजिए, जो NRC है, NRC नहीं बाबू, और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, ठीक है, 2019 है ना ये, हाँ ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ, 3 जो देश थे, 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो 6 धर्म के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या कहा गया था कि भैया आइए, आपको भारत में आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ 6 धर्मों से ही संबंधित होने चाहिए। वे हिंदू होने चाहिए, वे सिख होने चाहिए, या वे जैन हों, या बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, उन्हीं भैया इन्हीं 6 धर्मों को ही दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अव्यवस्था न फैले या ये सब चीज़ें ना हो, तो बांग्लादेश ने क्या कर दिया था, नेपाल, म्यांमार, भूटान, नाम भी गजब डी दिया है, बांग्लादेश आप सही कर सकते हैं, न्यूज़ में थे। तो यहाँ पर मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रतिबंध लगाने का काम जिसने किया है वो क्या है, कौन सा देश है? बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा से सही है? इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। इसका थीम जो था वह भारत का सशक्तिकरण था। देखिए, भारत का सशक्तिकरण नहीं था इसका जो थीम था, इसका जो थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण करना, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। तो जो हमारा सही होना चाहिए 2 होना चाहिए, और सॉरी भाई, 2 तो गलत है ना, जो होगा सही वो 1 होगा। सही पूछा तो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा वो सही होगा, ए होगा सही। अगला प्रश्न है, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020, फिर जुलाई देखा, जुलाई उसके पहले भी जुलाई था, 25 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की जाएगी, हरियाणा में की जाएगी। जो तीसरा था वो असम में हुआ था, गुवाहाटी। और इसके बाद आप फिर से प्रश्न कभी भी आगे बन सकते हैं, 5वां 6वां, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी की जाएगी, कहाँ की गई थी, आप पूछ लेगा, चलिए बताइए। अच्छा, चौथे की खेलो इंडिया यूथ की गेम्स की मेज़बानी कहाँ हुई थी? तो ठीक है, ये सब तो न्यूज़ में आप रहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिल बोर्ड पर 29 जुलाई 2020, फिर जुलाई देखा,
को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, मोहन बागान। ठीक है, अब अगस्त आ जाइए, जुलाई अगस्त। भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित किन दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। गाजियाबाद, हावड़ा, देवालाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, नासिक और नई दिल्ली, नासिक और अहमदाबाद। आप उस टाइम फिर से न्यूज़ में बने होते तो आप इसको कर लेते। आयोग ने बोला बेचारों को क्या है ज़्यादा तकलीफ देना, उन्होंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में महाराष्ट्र और बिहार का नाम भी दे दिया। अब लो जिन्होंने उस टाइम पे महाराष्ट्र और बिहार के बारे में खूब सारे, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में किसान रेल के कुछ स्टेशन हैं, उनके बीच में किसान रेल की यात्रा प्रारंभ हो गई है, न्यूज़ में चलता रहा। तो आप ये समझ सकते हैं जो आप विकल्प सही कर सकते थे ये बी है। और किसान रेल जो शुरू करने का उद्देश्य है, जो खराब जल्दी होने वाली जो प्राथमिक उत्पाद हैं उन्हें जो भी अन्य राज्य हैं जहाँ भी उसकी डिमांड है, जहाँ भी उसकी ज़रूरत है, वहाँ तक जल्दी से जल्दी क्या करना, वितरित कर देना, ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। होता है क्या है कि किसानों के पास तो प्राथमिक उत्पाद हैं, लेकिन उसके पास स्टोरेज, उसको रखने का कोल्ड स्टोरेज, इन सभी की अभाव में क्या होता है वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो किसानों को क्या होता है कि औने पौने जो भी दाम मिले उस पर उनको बेचना पड़ता है, उससे उनकी आय गिर जाती है। समझ रहे हैं? तो उनकी आय 2020 तक 2 गुना भी करना है। तो इन सब चीज़ के संदर्भ में किसान रेल ये जो शुरुआत है ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होना चाहिए वो आपका बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, 1 मिनट, ठीक है, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, G20 सम्मेलन 2019 ओसाका, G7 सम्मेलन 2019 बियारिट्ज, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक। हाँ यह अच्छा ठीक है, ईस्ट इंडिया 131। हाँ, तो ये जो है क्या है, सही है 2019 बैंकॉक ईस्ट एशिया सम्मेलन। ये देखिए ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019, तो बैंकॉक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 था इसको होना था वियतनाम में। ठीक है, स्थान उसका वियतनाम। तो यहाँ पर सिंगापुर दिया है, तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो ए है। और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 जो हुआ था वर्चुअल फॉर्म में हुआ था, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा की स्थिति थी, पूरे विश्व उससे प्रभावित था, तो वर्चुअल के माध्यम से सम्मेलन हुआ था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक है, अच्छा। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जो गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। जुलाई भारत में विश्व की कुल बाघों की जो आबादी है वो 70% है, बिल्कुल सही है। भारत के लगभग 30% जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी सही है। और ख़ास बात तो ये है जो टाइगरों की सबसे सर्वाधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो दोनों होगा, सही पूछा है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेज़बानी की। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। जून जुलाई अगस्त देख लो, करंट अफेयर्स देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए इस पर। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त आ गया, जून जुलाई अगस्त देख लीजिए। 28 प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, आप यहीं सम्मान कीजिए, और इसके पहले भी जो पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्मार्ट बम, रॉकेट प्रक्षेपक, अपतटीय गश्ती जहाज, हल्के लड़ाकू विमान। तो यहाँ पर क्या हमारा सही होगा, जो सार्थक है वो अपतटीय गश्ती जहाज जो अपतट हैं उन पर क्या करना है कि नियंत्रण इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है कि वहाँ पर क्या हो, जो अपतटीय क्षेत्र हैं उन पर बराबर नियंत्रण रखना, उनकी सुरक्षा करना, उन तटों की, इन सभी का जो उद्देश्य है वह सार्थक का है। तो ये जो शुरू किया गया था वो सही है, अपतटीय गश्ती समाज, तीसरा विकल्प।
136 जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? आप देखिए तो जो पूरा आपने 150 प्रश्न देखे हैं उनमें से ऐसे दो प्रश्न अभी तक हमारे सामने आए हैं। जैसे ये है, इसका जो सही विकल्प होना चाहिए हरियाणा होना चाहिए। एक है छत्तीसगढ़, ये अदालत की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़। ये अन्य राज्यों से एक प्रश्न पूछ लिया है, करंट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद यहाँ एक हरियाणा से पूछ लिया है, तो बहुत कम है। जो फेमस होंगे उन्हीं को पूछेगा। छत्तीसगढ़ ई अदालत बहुत एक अच्छा स्टेप छत्तीसगढ़ का था, इसलिए ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया। वैसे पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो हरियाणा से ही है, तो हमारा जो विकल्प होगा ये यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? आपको मालूम है जून 2020 में भारत को सॉरी भारता लिख दिया मैं तो, भारत, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, केन्या, इन सभी जो देश हैं इनको अस्थायी सदस्य के रूप में क्या किया? चुना गया। जिसको नहीं चुना गया वो क्या है? कनाडा है। हमारा यहाँ जो विकल्प होगा गलत, वो क्या होगा? सही जो विकल्प होगा वो डी होगा। इनको कनाडा को नहीं चुना गया। आप ध्यान दीजिए, संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है इस पर भारत लगातार क्या कह रहा है? परिवर्तन की बात कर रहा है कि भैया इसमें कुछ परिवर्तन करो। वीटो शक्ति कुछ ही देशों को प्राप्त है, इसमें परिवर्तन करो। भारत कहता है हम अब इस लायक हो गए हैं कि हमें भी अस्थायी दर्जा दीजिए। दुनिया बताता है अपनी कि हमारी ये आधारभूत संरचना ठीक हो चुकी है, अब हमारे यहाँ पोषण का स्तर लोगों में बढ़ चुका है, अब कुपोषितों की संख्या कम हो रही है, हम जो विकासशील देश हैं उनका नेतृत्व करने वाले देश हैं। कई तरह के तर्क भारत क्या कर रहा है? दे रहा है। वो कह रहा है कि हमें अस्थायी सदस्य भी बनाया जाए, और कई देश इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये तो न्यूज़ में आप मेन सेंसर राइटिंग करते हैं तो यहाँ से भी प्रश्न आपने किया होगा, और प्रश्न यहाँ बनने की संभावना भी खूब रहती है, और शायद बना भी है। क्या, जब मैं मेंस के प्रश्नों पर चर्चा करूँगा तो बात करूँगा इस पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित उन्होंने विचार कीजिए। देखिए, जो राष्ट्रीय जो भी करंट न्यूज होती हैं उसमें डीपली नहीं पूछता कि बताइए क्या इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या हो रहा है। अरे बहुत ही ज़्यादा आप, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। हाँ, की गई थी भाई। यह विगत 38 वर्ष लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। देखिए 38 नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर 34 होगा। 1986 से जो लागू शिक्षा नीति है उसको बदलेगा। उस टाइम पीरियड से लेकर के जो 2020 में जो इसका जो टाइम पीरियड वो जो है वो उसका जो है वो 34 है। तो यह विगत 34 वर्ष से लागू जो पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। इस सेंस में देखें जो हमारा विकल्प गलत होना चाहिए, 2 होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, और पूछा भी क्या है? विचार कीजिए और सही कथनों को चुनिए, तो यहाँ पर ए होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली। विद्युत चालित वाहन नीति। अब विद्युत चालित वाहन नीति का मतलब क्या हो सकता है आप समझिए? वायु प्रदूषण को कम करना ही होगा, क्योंकि जो वाहन है चालित वाहन नीति, वाहन है वो क्या कर रहे हैं आज? प्रदूषण, वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो क्या कर रहे हैं? बड़े स्तर पर बढ़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो क्या है? दिल्ली ही है भारत का। दिल्ली सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। तो मतलब यहाँ पर दिल्ली सर्वाधिक, कहने का मेरा यह जो सेंस है कि दिल्ली में क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है। तो यहाँ पर आप ये जो आपको 3 अन्य नाम दिए गए हैं, इन आधार पर आप तुलना कर सकते हैं कि ऐसी नीतियों का संचालन जहाँ किया जाएगा वो उन्हीं शहरों में किया जाएगा जहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो दिल्ली है। तो यहाँ जो सही होना चाहिए, इस नीति की घोषणा की गई वो दिल्ली के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त आ गया, जून जुलाई अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा, अडानी फाउंडेशन ने प्राप्त किया है यह पुरस्कार। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो यहाँ पर क्या है? बेनापोल, मालोटी, पैरा, चट्टोग्राम, चिटगांव। डी होगा हमारा विकल्प सही।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो सही होगा यहाँ पर अशोक साहनी होगा, जुलाई 2020। भाई साहब आप न्यूज़ में बने रहिए, और क्या बताऊँ मैं इसमें। तो जिसको प्रदान किया अशोक साहनी है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 और 20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? देखिए ये वर्ग हैं, कैसे वर्ग हैं? जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जो होता है उसके ये वर्ग हैं। राज्यों को इन्हीं वर्गों पर क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो रहा वर्ग वो अच्छा प्रदर्शन रहा। विकल्प बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ठीक है। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो सही पूछा है, दोनों होगा। ए और दो दोनों सही है। जो हौसला 2018 है, ये जो बच्चे हैं उनको क्या करना, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, ये सभी चीज़ें इसका उद्देश्य है। तो जब हमारा जो विकल्प यहाँ पर सही होगा वो दो होगा। सी एक और दो दोनों होंगे। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। देखिए ये जो शत्रु संपत्ति एनमी प्रॉपर्टी एक्ट है, ये आप ये समझिए जब 1962, 65 और 71 का जो युद्ध हुआ था, चाइना पाकिस्तान भारत का जो युद्ध हुआ था, उस दौरान जो लोग भारत को छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए और वहाँ की नागरिकता प्रदान कर लिए, उन्हें उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना गया और उन पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको जब्त करने का काम कर रही है। तो ये जो है ये लॉकडाउन से तो बिल्कुल नहीं है, 1962, 65, 71 युद्धों से संदर्भ में है। तो आप समझिए कि चलिए मान लीजिए हमें 3 पता था, और दूसरा आपको ये भी मालूम होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, वो लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार को असाधारण शक्तियों का विधिक अधिकार उनको तो दिया ही था। तो ये 2000 ये तो खूब चर्चा में था। तो मानते हैं कि हमें 3 तो पता है कि 3 तो नहीं है, सही उत्तर चुनना है कि कौन है। तो 3 तो नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा ये तो सब गलत हो जाता है। जो सही होगा 2 और 4, मतलब 2 और 4 ये क्या करते हैं? लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा जो प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को आपने देखा था उसको विधिक आधार ये 2 कानून क्या करते हैं? उन्हें देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। अब आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, मतलब कि 2020 2019 से 2-2 साल, मतलब ऐसा पुराना पूछ रहा है। नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रिपोर्ट आई थी 2019 ये सितंबर के महीने के आसपास आई हुई है, और जो 2020 जो आपका एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर के आसपास हुआ 2020 में। अब ये जो रिपोर्ट आई है ये भी क्या आई है? अक्टूबर से पहले ही आई है, सितंबर में ही आई है ये भी शायद। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना है भाई, एक ही साल आप कवर करिए ना, एक साल से ज़्यादा का मत जाइए। तो यहाँ पर जो सही होगा दोनों सही हैं, 146 का आपका जो होगा सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई। देखिए एक होता है एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? ये दीर्घकालिक रूप से निवेश करते हैं किसी भी देश में। एफपीआई इनका अल्पकालिक निवेश होता है। एफडीआई जब आता है तो भारत में रोजगार को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ अपने साथ नई नई तकनीकों को ले आता है। तो एफडीआई जो है भारत के लिए ज़्यादा
लाभदायक माना जाता है। इसलिए बार बार प्रश्न मेंस के भी बनते हैं। बताइए एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत को कौन से सुधार किए जाने चाहिए, या एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत के द्वारा दिए गए सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। तो तरह तरह के जो पीसेस में प्रश्न बन जाते हैं स्टेट पीसेस के परीक्षाओं में। तो आप इन सभी चीज़ों को न्यूज़ में देखे होंगे। तो जो ये है 2021-22 20-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो को निवेश की सीमा को बढ़ाने के लिए 15% तक सीमा बढ़ा दी गई थी। तो इसका जो सही होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और रोजगारों वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। यह 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। ठीक है, उनका वार्षिक लेन देन जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। ठीक है। तीसरा है, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। नहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये हमारा ख्याल से ये गलत होगा। इसके अंतर्गत 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। ठीक है। और पूछा क्या था, अरे भाई क्या हो गया इसमें, सही नहीं है पूछा, तो इसका जो होगा सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। दोनों विकल्प यहाँ पे सही हैं आपके। ठीक है, सी होगा आपका यहाँ पर भी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, किया गया है। बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। कारण भी ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सही होगा वो ए होगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये पूरा 2020 का प्रश्न पत्र था उस पर हमने पूरी डिस्कस जो होनी चाहिए तो हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हम 2020 के प्रश्न पत्र से क्या सीख ले सकते हैं, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ अब हम अगले प्रश्न पत्र 2019 पर चलेंगे, फिर उसके बाद उससे क्या सीख ले रहे हैं। इन सब के बाद आपका क्या होगा, अंततः जो आपका एक आप इस स्थिति में होंगे, इसके बाद कोई भी और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ये समझने की स्थिति में होंगे कि आपकी पीसीएस का जो प्री है उसको क्रैक करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आप उस स्थिति में खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।